हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही आप लोगों के दोनों ग्रुप के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का इस बार का जो हमारा पेपर था उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन जो हो सकता है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बच्चे लोगों, यहां हम लोग बात करने वाले हैं 70 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर आप साथ में लेकर के आते हो, बराबर। क्योंकि 30 मार्क्स का एमसीक्यू वाला पेपर है जो हम साथ में नहीं लाते हैं, बराबर, तो उस पर हम यहां पे बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन था, आइए उस पर हम लोग बात को फटाफट से कोशिश करेंगे, कम टाइम के अंदर हम लोग सारे पॉइंट्स को बहुत फटाफट से कवर कर लें। तो बच्चे लोगों, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है एक्सपेक्टेड पार्ट था। आपको मैंने कहा भी था कि ओपीसी पर क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस बनेंगे। ओपीसी स्मॉल कंपनी और दोनों पे ही क्वेश्चन थे, बराबर। तो क्योंकि अमेंडमेंट था तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि ओपीसी का क्वेश्चन जो है बनेगा। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। 26 इंडियन सिटीजन है, रेजिडेंट इन इंडिया है। एकता रेडीमेड गारमेंट लिमिटेड से एक ओपीसी उन्होंने ओपन किया 1 अप्रैल 18 को विद हिज वाइफ मिसेस ज्योति एज नॉमिनी। ऑथोराइज पेड अप कैपिटल कंपनी का 35 लाख है। वैसे अब कोई लिमिट है नहीं किसी तरह की, बराबर, तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। He got in touch with a ready-made garment buyer and was expected to receive a substantial order। अगस्त 2020 में उनके पास ऑर्डर आने वाला है और फाइनल डिलीवरी जो है वो दिसंबर 20 के अंदर जाकर के कंप्लीट होगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपांड करने के लिए कुछ और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 10 लाख की, जिससे उनका टोटल कैपिटल हो जाएगा 45 लाख का। और प्रमोटर ऑफ द कंपनी आपकी एडवाइस चाहते हैं कि भी इसमें कुछ चीजें आपसे चाह रहे हैं। सबसे पहला, हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज ए मेंबर ऑफ ओपीसी। बच्चे लोगों को हमारी कंडीशन वही सीधी सीधी सी, पर्सन नेचुरल होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट इंडिया और अदरवाइज। और यहां रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब रहेगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज और मोर वो इंडिया में रहा हो, जो अपना अमेंडमेंट वाला पॉइंट है, बराबर। सेकेंड पार्ट, वेदर एकता कैन कन्वर्ट इनटू अदर टाइप ऑफ कंपनी ऑन 1 दिसंबर 2020। बच्चे लोगों, अमेंडमेंट आने से पहले ये प्रोविजन था कि कोई भी कंपनी जैसे 2018 अगर अप्रैल में बनी है तो 2 साल, बराबर, यानी 2019-2020 के बाद ही वो कन्वर्ट हो सकती है, उससे पहले वॉलंटरी कन्वर्ट नहीं हो सकती है, बराबर से। तो ये चीज अपने को इसके अंदर ध्यान में रखना है। लेकिन अमेंडमेंट कहता है अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है, तो बिल्कुल यस वो कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। सेकेंड पार्ट, अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल पूरा 30 लाख से इंक्रीज हो जाता है, इफ द कंपनी इंक्रीज पेड अप शेयर कैपिटल बाय 30 लाख, अगस्त के अंदर ये अगर 30 लाख से बढ़ा देती, जैसे कि पहले 35 लाख था और अभी उसी में 30 लाख और ऐड हो जाते, बराबर से 65 लाख हो जाते, तो क्या वो अदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो सकती थी या यस बच्चे लोगों, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद में अब ऐसा कैपिटल का लिमिट भी नहीं है और टाइमिंग का लिमिट भी नहीं है। ये इसका आंसर होना चाहिए। अब कई लोगों के दिमाग में एक बड़ी बात और आई कि सर अमेंडमेंट तो 2021 में आया है और ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें डेट्स इससे पहले की है, तो सर इस पर अमेंडमेंट के प्रोविजन लगने ही नहीं चाहिए, यही आईसीए की ट्रिक रही होगी। ऐसा भी कई लोगों ने सोच करके अपना आंसर लिखा है, पर बच्चों ऐसा नहीं है। अब सुनिएगा, होना यह चाहिए कि आज कोई भी अमेंडमेंट आता है तो डेट्स तो पीछे की ली जाएंगी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ली जाएंगी। आज हम क्वेश्चन बनाए कि 2020-21 में, 21-22 में या 22, 23, 24, 25 में ऐसा रहा होगा, तो जनरली आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर डेट का देखने को नहीं मिलता है, वो बैक डेट का ही मिलेगा और उस पर अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को पुराने तरीके से करा है बिना कोई अमेंडमेंट डाले, तो आपको एक नोट डालना पड़ेगा कि भाई जो भी डेट्स वर गिवन इन द क्वेश्चन आर प्रीवियस टू अमेंडमेंट, उससे पहले का है, सो इफेक्ट विल नॉट बी गिवन। तो आपने इफेक्ट यहां पे नहीं दिया है तो ही आपका वो आंसर सही होगा, अदरवाइज बच्चे लोगों को अमेंडेड आंसर ही इसके अंदर जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अगर आपने पुराना भी लिखा है तो बहुत जरूरी है कि आप नोट लगा करके उस चीज को लिखें जहां हमारी कैपिटल की लिमिट्स भी थी और एज वेल एज 2 साल तक आप वॉलंटरी कन्वर्ट नहीं हो सकते थे, वो वाला प्रोविजन अगर आपने लिखा है तो वो लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज अमेंडमेंट के हिसाब से इसका आंसर जाएगा, बराबर। तो ये भी मैंने आपको क्लियर बता दिया, जो कई लोगों का इस बारे में डाउट भी था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों। सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो है, हाँ, देखने में बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन इसमें दिया है और इस पर हमारे पास में काफी सारे मीम्स भी थे कि लॉ के पेपर के अंदर भी अभी कैलकुलेटर ले जाना पड़ेगा क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है बच्चे लोगों। तो इंफॉर्मेशन इन्होंने काफी दे रखा है, पर अल्टीमेटली जो है ये हमारा जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो बोनस शेयर से रेटेड है, ठीक है। तो बोनस शेयर से रेटेड अपन देखें तो ऑथोराइज कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, रिजर्व, अच्छा
बोनस आप जानते हैं सिर्फ इन्हीं पर मिलता है, तो प्रेफरेंस शेयर से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है, ये सब कुछ दे रखा है। नाउ 1 अप्रैल को कंपनी ने फाइनल कॉल का 2 रुपया मंगवाया है, बट ऑब्वियस है कि आपको 2 रुपया तो मंगवाना ही होता है, उसके बिना बोनस इश्यू होता नहीं है, ताकि शेयर फुल्ली पेडअप हो जाए, 180 यहां पे आ जाए, यानी 9 लाख के कंपनी के पास में पूरे के पूरी शेयर कैपिटल हो चुकी है, 90,000 शेयर्स हैं, बराबर। आगे बात करते हैं बच्चे लोगों। नाउ द कॉल मनी वॉज रिसीव भी हो गई है, देयर आफ्टर कंपनी डिसाइड कर रही है अपने रिजर्व को कैपिटलाइज करेगी और बोनस इश्यू करेगी 1 शेयर फॉर एनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पे, 4 पर 1, यानी कि 90,000 अगर है बच्चे लोगों तो इंटू 1/4 कितना आता है, 22,500 आएगा क्या भाई? कैलकुलेशन आप लोग चेक करना, आप लोग जानते हो मेरा मैथ्स जो है वो वीक है। यस, 22,500 बराबर 22,500 शेयर्स हमको और इशू यहां पे करने ही पड़ेंगे, बराबर। और उसके लिए 10 रुपए के हिसाब से बच्चे लोगों 2,25,000 की हमको जरूरत पड़ने वाली है। अब एक बहुत जोरदार चीज है जो आपको क्लास में पढ़ाते वक्त इवन मेट 22 वाले स्टूडेंट भी देखेंगे तो उनको भी पता है कि मैंने लगातार क्लास के अंदर बोला है बच्चे लोगों, ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना। अब कंपनी का जो ऑथोराइज कैपिटल है वही 1 लाख इक्विटी शेयर्स का ही है। अगर आप 90,000 के ऊपर 22,500 के शेयर्स और इशू करते हैं 22,500 के, जबकि हिसाब से आप 10,000 ही और इशू कर सकते हैं, तो फर्स्टली कंपनी हैव टू इंक्रीज ऑथोराइज कैपिटल। ध्यान आया आप लोगों को? रेजोल्यूशन पास करके सबसे पहले आपको ऑथोराइज कैपिटल में चेंज करना पड़ेगा, तभी बोनस शेयर इश्यू कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, बराबर। चलिए, आप पूछा गया है, हालांकि इससे रिलेटेड पूछा नहीं है, विच ऑफ द अबव मेंशन सोर्सेज, सोर्सेज क्या रहेंगे बच्चे लोगों? जनरल रिजर्व भी इस्तेमाल होता है, कैपिटल रिजर्व भी होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी होता है और पीएनएल का डेबिट बैलेंस भी होता है, सभी इस्तेमाल होते हैं। अब कई लोगों को लग सकता है सर कैपिटल रिजर्व इस्तेमाल नहीं होता है, चेक करिएगा, कैपिटल रिजर्व बिल्कुल यूज होता है, सीआरआर होता तो भी यूज होता, बराबर। सिर्फ जो रिवोल्यूशन रिजर्व है वो यूज नहीं होता है। कुछ और लोगों को लगेगा सर अकाउंट्स में हमने पढ़ा है सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में आए तभी वो यूज होता है। बच्चे लोगों, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम यही प्रिजम्पशन लेके चलते हैं कि कैश के अंदर ही आया है, इसीलिए पूरा 4,20,000 यूज आ सकता है। चाहिए खाली 2,25,000 है आपको, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट कितना करना पड़ेगा हमने बता ही दिया, 2,25,000 22,500 इंटू 10, इतना हमको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। फिर ये पूछा अगर कंपनी फाइनल कॉल नहीं मंगाती तो क्या बोनस शेयर इशू कर सकती थी क्या? सवाल ही नहीं, क्योंकि सेक्शन बहुत क्लियर कट कहता है बच्चे लोगों, सेक्शन 63 बोनस शेयर का आप लोग जानते हो, और ये सेक्शन बहुत क्लियर कट आप लोगों को बोल देता है कि अगर बोनस शेयर इशू करना है तो शेयर्स फुल्ली पेडअप होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर बायबैक नहीं, उसके बगैर बोनस इशू नहीं होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। नो टेंशन, बढ़ जाऊं आगे, आराम से कर लोगे, मतलब कर ही लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों को, बी का फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया है, अगेन कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन दिख रहा है। मिस्टर रमन, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वाज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर इन एजीएम ऑफ। बच्चों सारे क्वेश्चन डिस्कस्ड है, ये क्वेश्चन आप लोगों को जो क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं उसके अलावा इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उससे बाहर कुछ भी नहीं है, बराबर से। अब बहुत सीधा सीधा सा पोर्शन है, सारे क्वेश्चंस एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि यहां पे हमारी 141 की 3 की सी वाली जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो यहां पे बच्चे लोगों हमारी अट्रैक्ट होने जा रही है, ठीक है। मिस्टर रमन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपॉइंट होते हैं ऑडिटर सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर, एजीएम के अंदर हेल्ड हुई है अगस्त के अंदर, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। बाद में नवंबर में वो एक कंसल्टेंसी फर्म को ज्वाइन करते हैं, मिस्टर सोम को, इज ऑल्सो पार्टनर, ये भी एक पार्टनर है, मतलब एज अ पार्टनर है। मिस्टर सोम कौन है? वो उसी सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है। तो अब हमको लगता है मिस्टर रमन कंटिन्यू करेंगे कि नहीं बच्चों, 141(3)(c) में क्लियर बोल रखा है कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय, वो तो बी में डिस्क्वालीफाई है, और उसका भी अगर कोई एम्प्लॉय या पार्टनर है, ठीक है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यहां पे ये हो रहा है कि अपॉइंट कंपनी में आप हो गए, उसके बाद आप एक पार्टनरशिप फर्म में चले गए और कंपनी के ऑफिसर के आप बन चुके हो पार्टनर, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये अपने को सेक्शन लिख के रिक्वायरमेंट लिखनी चाहिए थी, ठीक है, सीधा सा हो गया। सेम क्वेश्चन बच्चों, एग्जैक्ट क्वेश्चन, इस बार के पेपर में ट्रिकी क्वेश्चंस 2-3 जरूर है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन आईसीए ने अपने पुराने पेपर, स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, इन्हीं में से निकाल करके दिया है, नया क्वेश्चन ज्यादा कुछ भी नहीं। सेम क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चे आप लोग, एमडी ऑफ एबीसी लिमिटेड हिमसेल्फ, खुद ने ही मिस्टर आकाश को अपॉइंट कर दिया एज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। एमडी के पास में, खुद के पास में पावर नहीं है,
अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, कहीं नहीं दे रखा है कि गवर्नमेंट कंपनी है, तो 30 डेज के अंदर बीओडीज अपॉइंट करेंगे। अगर वो नहीं कर पाए मतलब इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन में, तो इनकॉर्पोरेशन से हमारे पास 90 डेज का टाइमिंग रहता है बच्चे लोगों, जिसमें जनरल मीटिंग के अंदर इसका अपॉइंटमेंट होगा और ये पर्सन फर्स्ट जनरल मीटिंग तक काम करने वाला है। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए था। बराबर, बहुत क्लियर मैटर है, तो बहुत आराम से आप इसको कर सकते थे। इसका थर्ड पार्ट बच्चे लोगों बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये इस बार के आरटीपी के अंदर भी है। बराबर से इस बार के आरटीपी में है। स्टडी मैट उठा करके देखना, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली यही दिया हुआ है। आप लोगों में से कई लोगों ने इस पर मुझे डाउट भी पूछा था और मैंने जो रिवीजन क्लास लिया था उसमें क्लैरिफिकेशन भी इस पर दिया है। द बोर्ड ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड इट्स बोर्ड मीटिंग डिक्लेयर डिविडेंड। बच्चों 127 का बहुत प्यारा वाला क्वेश्चन है कि 124 के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है और आप जानते हो 30 डेज के अंदर 7 डेज में पैसा जमा होना चाहिए, 30 डेज में पेमेंट होना चाहिए। बराबर से तो कंपनी ने क्या किया, इस पैसे को डाइवर्ट कर दिया। सेम क्वेश्चन छापा है बच्चों, डेट तक चेंज नहीं किया, एज इट इज क्वेश्चन है। सेम अमाउंट जो है वो उनको 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उस पैसे को उन्होंने दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर दिया कोई बिजनेस पर्पज से और 45 डेज बाद पेमेंट कर दिया। तो आप लोगों का क्वेश्चन भी था, सर 124 क्यों नहीं लगा रहे हो बेटा, उसने अकाउंट में तो ट्रांसफर की ही नहीं है। बराबर से उसने तो सीधा सीधा सा ट्रांसफर लेट करो तो 12% वाला पॉइंट वगैरह लगता है। स्टडी मैट का डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, 127 लगेगा, 18% पर एनम इंटरेस्ट के साथ पैसा देना पड़ेगा आपको। ये इसके अंदर और जो पनिशमेंट पेनल्टी लगेगी वो अलग है ही है, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना चाहिए था। बराबर, तो डायरेक्ट स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको बता देता हूं मैं, इस बार का आरटीपी जो मैंने आपको कराया था उसके अंदर भी सेम डिक्टो क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, तो बहुत आराम से आप लोग इसको कर सकते थे। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का ही है। नाउ इसी का सी पार्ट बच्चे लोगों, ड्यू टू अर्जेंट नीड ऑफ मनी। अगेन बच्चों अगेन हमारा आरटीपी का क्वेश्चन है। इस बार के आरटीपी या एमटीपी के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है। बराबर, मुझे इसलिए ध्यान है कि May 22 वालों के लिए मैंने जो एग्जाम लिए थे, इस बार जो टेस्ट लिया था क्लास वाला, उसमें भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम डाला है। बिल्कुल आसान सा, सेक्शन नंबर 146, और ये कहता है कि भी अर्जेंट नीड की वजह से 3 लाख का अर्जेंट मनी चाहिए। पवन अप्रोच टू रमन और आस्क हिम फॉर मनी। रमन उसको पैसे देता है, लेकिन इसके पीछे 3 लोग का गारंटी है। ये आपके को श्योरिटीज हो गए, सूरज, तरुण एंड उषा। हाउएवर आपस में इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो 146 का लैंग्वेज देखिएगा, और मैंने ये करवाया भी है आप लोगों को। अभी जब मैं आरटीपी एमटीपी का सीरीज करवा रहा था तो उसमें सेम क्वेश्चन आ चुका है। पवन मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट नहीं किया डेटर ने, एंड सूरज जो है वो पूरा का पूरा पेमेंट कर देता है रमन को। ठीक है ना, सूरज बाद में तरुण और उषा से कहता है भी लाओ अपना अपना शेयर। जब तक आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं हो, तीनों जने इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो 111 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन तरुण ने मना कर दिया, वो कह रहा है कि भाई तुम्हारे और हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, आपस में तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो 146 का लैंग्वेज क्लियर कहता है वेदर इस मैटर में इन लोगों के बीच में आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे नहीं हो, बट दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू पे इन इक्वल रेशियो, वो अपने को आंसर के अंदर लिखना है। तरुण को हम लाइब्रेरी से फ्री नहीं कर सकते, यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है, पे करना पड़ेगा आपको, कि ध्यान में रखेंगे। बराबर, तो 146 का पूरा सेक्शन आ जाएगा और आंसर भी बन जाएगा। चलिए डी नंबर बच्चे लोगों, अपने भी स्टडी मैट का अपना जो प्रैक्टिस मैनुअल है बच्चे लोगों, आपको जो मैंने बुक दे रखी है उसके अंदर भी एनआईए का पहला क्वेश्चन यही है। फर्स्ट क्वेश्चन यही दे रखा है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत सिंपल ही आता है। याद आ गया आप लोगों को? वही वाला अपना क्वेश्चन है कि किसी के पास में ये बिल है, वो पे ही रहा होगा। नहीं, ये वाला क्वेश्चन क्या था, मेड पेबल ऑर्डर ऑफ एफ बना हुआ है, एम इज द होल्डर। याद आ गया आपको बच्चे लोगों? तो बिल एन से होता हुआ, ओ से होता हुआ, पी से क्यू के पास, और क्यू से पहुंचा है एम के पास। याद आ गया? ठीक है, फिर एम ने क्या किया, बिना क्यू का कंसेंट लिए उसने और पी के नाम काट दिए। तो जिसका नाम काटा वो तो फ्री होंगे ही, साथ में क्यू जो है जिसका नाम काटा बीच की पार्टी फ्री, तो क्यू जो है वो फ्री हो जाएगा। तो नाउ एम क्या क्यू से पैसे ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा, नो में आंसर जाएगा हमारा। तो बहुत सीधा सा प्रोविजन था, डायरेक्ट प्रोविजन आपको दे रखा है, तो बहुत आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं। चलिए जी, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एजीएम के ई वोटिंग से रिलेटेड जो हमारे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, और बहुत सिंपल है, मतलब ई वोटिंग लिखा है और बहुत सिंपल पॉइंट पूछा है बच्चों। फोकट नंबर ए और उसका वाइफ ज्वाइंट डीमेट अकाउंट है, मतलब ज्वाइंट शेयर होल्डर है। बताओ वोटिंग का राइट किसको मिलेगा बच्चे लोगों? जिसका नाम वहां पे रिकॉर्ड्स के अंदर पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट जिसका नाम है। अगर हस्बैंड का नाम पहले तो उसको, वाइफ का नाम पहले तो उसको वोटिंग के राइट्स मिलने वाले। सीनियरिटी बेस के ऊपर जो फर्स्ट अल्फाबेटिक नंबर रहेगा तो ही हैज राइट टू वोट, सिंपल। नाउ एजीएम हो रही है इनकी 7/9 को। आपको बताना है ई वोटिंग का पीरियड क्या होगा बच्चों। 3 दिन ई वोटिंग के लिए दिए जाते हैं, सबको पता है, 108 में आपने पढ़ा है, ई वोटिंग के लिए 3 दिन देते हैं।
और क्लोज होता है पहले दिन शाम को 5 बजे। तो 7/9 को अगर है तो इसका मतलब 6/9 को शाम को 5 बजे जो है वो वोटिंग जो है वो क्लोज हो जाएगी। ये ई वोटिंग का सीधा सीधा सा फंडा है जो आप लोग जानते हैं। चलिए बी पोर्शन पे आते हैं। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट प्रोविजन। बच्चे लोगों, आपके बुक में, मेरी वाली बुक में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज आपको दे रखा है, यही कंडीशंस दे रखी है। बीओडीज मीटिंग बुलाने से मना कर देते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन्होंने दिया नहीं है शेयर होल्डर्स ने। बच्चे लोगों, एलआईसी वर्सेस एस्कॉर्ट वाला केस भी क्लियर बोलता है अगर रिक्वेस्ट लिस्ट मीटिंग का रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाने का जरूरत नहीं है, एग्जम्प्टेड है उनके लिए। ये अपने को ध्यान में रखना था बराबर से। सेकंड नंबर बच्चे लोगों, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज टू कॉल ईजीएम ऑन द ग्राउंड दैट रिक्वेस्ट लिस्ट हैव नॉट बीन साइंड बाय द जॉइंट होल्डर। अगर जॉइंट होल्डर में ये भी इनवैलिड है, सबके साइन जरूरी है ही नहीं बच्चे लोगों, ज्वाइंट शेयर होल्डर में से कोई भी अगर एक जना साइन कर देता है तो वो वैलिड रिक्वेस्ट मानी जाएगी। तो ये जो इन्होंने किया, पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि भाई आपको बताना है कि रिलेवेंट प्रोविजंस क्या है, तो वैलिडिटी क्या है, तो ये भी नॉट वैलिड रहेगा, इनवैलिड रहेगा, क्योंकि बोर्ड यहां पे मना नहीं कर सकता है। तीसरा बच्चे लोगों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल हुई है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर्स, ईजीएम कॉल हुई है और कोरम नहीं था तो उस वजह से मीटिंग एडजॉर्न कर दी गई। बच्चे लोगों, मेंबर्स का रिक्वेस्ट पे अगर मीटिंग कॉल है बराबर, और अगर वो मीटिंग में कोरम पूरा नहीं होता है तो हम एडजॉर्न करने की जगह बच्चे लोगों मीटिंग को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल आंसर इसका जाना चाहिए। हालांकि जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड है वो कुछ और बात भी करते हैं साथ में। वो कहते हैं मीटिंग अगर बीओडीज कॉल कर रहे हैं तो कैंसिल नहीं होकर एडजॉर्न होगी, और मेंबर खुद कॉल करते तो ये मीटिंग मेंबर्स ने खुद ने नहीं की है। एडजॉर्नमेंट ऑफ ईजीएम कॉल्ड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ बीओडीज ने कॉल किए, तो उस हिसाब से तो एडजॉर्नमेंट होना ठीक है। पर ठीक है, डायरेक्ट अगर अपन 103 का प्रोविजन पढ़ते हैं बच्चे लोगों, तो उसके हिसाब से मीटिंग का कैंसिल होना बिल्कुल सही जाएगा। तो ये मीटिंग एडजॉर्न की जगह कैंसिल हो जाएगी। अपने को ये नोट्स में क्वेश्चन देके भी रखा है। चलिए फिर बच्चे लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब ये क्वेश्चन को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है, फैकल्टीज में भी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, इसका भी आपको मैं डिटेल बता रहा हूं। श्याम एट द रिक्वेस्ट ऑफ गोविंद, श्याम गोविंद की रिक्वेस्ट पे सेल गुड्स करता है जो पोजीशन में थे गोविंद के। हावेवर गोविंद उन गुड्स का मालिक नहीं है, उसके पास राइट है ही नहीं। श्याम को बेचारे को पता नहीं था और उसने बेच दिया, और जो भी पैसा आया वो उसने गोविंद को वापस से रिटर्न भी कर दिया। ठीक है। आफ्टरवर्ड मनोहर हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स, जो रियल ओनर था, उसने श्याम पर केस कर दिया पूरा वैल्यू के लिए। तो आपको ये पूछा कि क्या गोविंद जिसने श्याम को बेचने के लिए बोला था वो उसको इंडेमनीफाई करेगा क्या, उसको इंडेमनिटी देगा क्या। मतलब श्याम बेचारे जिसने गुड फेथ में कुछ भी काम किया और उसको मनोहर को पैसा देना पड़ गया, क्या यहां पे वो ये पैसा गोविंद से रिकवर कर सकता है क्या, या गोविंद क्या उसको इंडेमनीफाई के लिए, इंडेमनिटी देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्या, लायबल है क्या। एक तो ये पूछा है। तो अब बच्चे लोगों, कई जनों ने, इवन कई फैकल्टीज ने भी, कई बार हमें भी आपस में कंफ्यूजन हो सकता है कुछ चीजों को लेकर के। अब आईसी बताए उसमें कई बार इंडेमनिटी वर्ड को देखते ही लगता है कि ये क्वेश्चन इंडेमनिटी का सेक्शन नंबर 125 के हिसाब से जाना चाहिए। तो क्या क्या रिकवर कर सकता है, उसके अंदर वो जो भी आपका इसका कॉस्ट लगा होगा, श्याम का जो भी खर्चा लगा होगा, वो सब रिकवर कर सकता है। ये इंडेमनिफाई वर्ड से समझ में आता है। ठीक है। व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ गोविंद अगर गुड्स प्रोहिबिटेड होते हैं बच्चे लोगों को। जनरल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है इलीगल एग्रीमेंट है ये, और इलीगल एग्रीमेंट अगर कुछ भी होता है तो एब्सोल्युटली कोई बिल्कुल ही जीरो है, पनिशेबल ऑफेंस हो रहा है, ये सब इसमें होना चाहिए। एक व्यू तो ये है। लेकिन कहीं पर भी इस क्वेश्चन में इंडेमनिटी के अंदर व्हेन वन पर्सन प्रॉमिसेस टू अदर पर्सन, है ना, तो वो वाली चीज क्वेश्चन में कहीं नहीं आ रही है कि भी एक पर्सन ने दूसरे को प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको लॉसेस से बचा लूंगा, क्योंकि इंडेमनिटी में तो वो लगना चाहिए। तो मुझे कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन जो है वो एजेंसी का क्वेश्चन लगता है बच्चे लोगों, कि एजेंसी का पार्ट हो सकता है, क्योंकि यहां श्याम ने जो गोविंद का रिक्वेस्ट पे गुड सेल करने का काम किया है वो एज एजेंसी लग रहा है कि यार एजेंसी की तरह से किया है। और ऐसे में अगर एजेंट ने गुड फेथ में कुछ भी किया और उसको नुकसान हुआ तो प्रिंसिपल उसको इंडेमनीफाई करेगा। मैं आपको बताता हूं बच्चे लोगों इसके ऊपर मेरा जहां तक ख्याल है, कई लोगों ने 125 के हिसाब से आंसर दिया है, मेरे हिसाब से ये सेक्शन 223 के हिसाब से इसका आंसर जा सकता है। स्टडी मैट का पेज नंबर 22, स्टडी मैट का पेज नंबर आपको बताता हूं बच्चों 1.75, ये तो सेक्शन हो गया 1.75। स्टडी मैट का अगर मैं आपके साथ ओपन करूं तो
उसका ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, अलग अलग फैकल्टीज ने इसको इंडैमिनिटी भी बताया है, उसमें क्लियर लिखा है राइट ऑफ इंडैमिनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट डन इन गुड फेथ। लैंग्वेज क्या कहती है? वेयर द एजेंट एक्ट इन गुड फेथ ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। अब बस सवाल यही है कि कई लोगों को लगेगा इसमें एजेंसी का रिलेशन तो है ही कहां सर, कहां बोला एजेंट है? तो भाई इंडैमिनिटी भी नहीं बोला है, बराबर। लेकिन यहां सिचुएशन पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं श्याम गोविंद के एजेंट की तरह से काम कर रहा है। तो एजेंट इज एंटाइटल्ड टू इंडैमिनिफिकेशन ऑफ एनी लॉस और डैमेजेस फ्रॉम द प्रिंसिपल। एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया है, वेयर पी अपॉइंट ए एज हिज एजेंट, जो यहां पे लाइन मिसिंग है, एंड डायरेक्ट हिम टू सेल सर्टेन गुड्स, गुड्स बेचने के लिए बोला है। इनफैक्ट वो गुड्स जो है वो पी के थे ही नहीं, सेम यही वाली चीज आ रही है यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर। और अगर थर्ड पार्टी एजेंट पर केस कर देती है तो ही इज एंटाइटल्ड टू रीएम्बर्समेंट, तो वो प्रिंसिपल से रीएम्बर्समेंट जो है वो ले सकता है। तो उस बेस पे मुझे लगता है कि ये आंसर 223 वाला सेक्शन से जाना चाहिए। एक और मजेदार चीज, क्वेश्चन में एक और चीज लिखी है, हाउएवर एजेंट कैन नॉट क्लेम एनी रीएम्बर्समेंट और इंडैमिनिटी फॉर एनी लॉस अराइजिंग आउट ऑफ द एक्ट डन बाय हिम इन वायलेशन ऑफ एनी पेनल लॉज इन द कंट्री। इस लाइन को पढ़ने के बाद मैं और ज्यादा श्योर लगता हूं कि ये एजेंसी का क्वेश्चन ही होना चाहिए, क्योंकि लाइन यही है कि अगर ये प्रोहिबिटेड ड्रग्स होते तो यहां पे गोविंद जो है वो इंडैमिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो श्याम को कोई इंडैमिनिटी नहीं देता, बिकॉज क्लियर बोल दिया है कि अगर कोई चीज एजेंट ने ऐसा किया जो पेनल लॉज ऑफ कंट्रीज के अगेंस्ट में, ड्रग्स इलीगल है मैं आपको बोल ही चुका हूं, तो फिर प्रिंसिपल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसको रीएम्बर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये क्लियर 223 की लैंग्वेज के अंदर है। तो मुझे ये लगता है कि क्वेश्चन जो है वो इंडैमिनिटी का नहीं होकर के एजेंसी का होना चाहिए, इन माय ओपिनियन, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये वाला जो आप देख रहे हो बच्चों, आप में से कई जनों ने मुझे पूछा था सर सेक्शन 49 55 का लैंग्वेज थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैंने ऑडियो नोट भेजे थे आप लोगों को, बुक उठा के देखिएगा, स्टडी मैक मेरा बुक कुछ भी देखे, 55 के साथ में एक एग्जाम्पल लगा हुआ है, सेक्शन 55 नहींगा, उसके साथ में एक एग्जाम्पल अटैच किया हुआ है, वही एग्जाम्पल स्टडी मैट में भी है, अपनी वाली बुक में भी है, एज इट इज यहां पे दिया गया है। तो जिन्होंने ये एग्जाम्पल किया होगा वो बहुत आराम से कर सकते हैं इसको। ब्लैंक एंडोर्समेंट का पॉइंट है हमारा ये, ए पे और होल्डर ऑफ द बिल है, और ए ने ये बिल जो है ब्लैंक के अंदर इसको बी को दे दिया है, ठीक है, और बी को दिया है तो बी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है नहीं क्योंकि उसका नाम नहीं लिखा गया है, और बी ने इसको सी और ऑर्डर के ऊपर, मतलब सी का नाम इसके ऊपर लिख दिया गया है, और सी ने इसको वापस से विदाउट एंडोर्समेंट डी को दे दिया। अगर विद एंडोर्समेंट देता तब तो डी सबसे ले सकता था, अगर विद एंडोर्समेंट होता तो डी ये सबसे ले सकता था, लेकिन विदाउट एंडोर्समेंट है, सी ने इसको आगे डी को दे दिया है, ठीक है। तो बी ने यहाँ पे सी का नाम जरूर लिख दिया है। तो अब आपसे पूछा कि डी एज अ बेयरर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो बताओ किससे पैसा रिकवर कर सकता है। तो बच्चों को बी से तो नहीं कर पाएगा क्योंकि बी का तो नाम ही नहीं है, लेकिन ए इज द पे एंड होल्डर, तो ए से और सी से वो पैसा रिकवर कर सकता है क्योंकि इनके लिए फुल एंडोर्समेंट है। तो ये आपको सेक्शन नंबर 55 के साथ में ये एग्जांपल जो है वो एज इट इज अटैच किया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं उसको नोट्स में से, बुक में से, कहीं से भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड के वन का है बच्चों लोगों, डायरेक्ट क्वेश्चन, रेक्स वाला जो हमारा केस है उस पर क्वेश्चन है, आरडी लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस, ऑल द स्टेटमेंट कंटेन लिटरली ट्रू, लेकिन कंपनी ने लिखा कंपनी बहुत सालों से डिविडेंड दे रही है, लेकिन कंपनी ने ये छुपा लिया कि ट्रेडिंग प्रॉफिट हो रहे हैं, कैपिटल प्रॉफिट में से दे रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट हो ही नहीं रहे। कितना पॉपुलर क्वेश्चन बच्चों, इतना इजी, सेक्शन 34 35 लिखने का नहीं बोला है आपको, हालांकि मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट वाला। अब अलॉटी कैंसिल करवाना चाहता है, बराबर से फॉल्स है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी फ्रॉड हो गया, सेक्शन 17 सेक्शन 19 फ्रॉड है। डिसाइड द आर्ग्यूमेंट ऑफ शेयर होल्डर, तो बिल्कुल, हालांकि आंसर कंपनीज एक्ट के हिसाब से देना है, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो यहाँ पे बिल्कुल कैंसिल करवा सकता है। इन केस ऑफ एनी फॉल्स स्टेटमेंट शेयर होल्डर हैव राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, वो कर सकता है। ये अपने को प्रोविजन 3 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आपको लिखना चाहिए था, रेक्स वाला केस लगेगा। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन बच्चों 285 के हिसाब से इस बार अमेंडमेंट थे, आप लोग जानते हैं 2 करोड़ और 20 करोड़ हो चुका है कैपिटल टर्नओवर, तो ये अपना चेंज हो गया बहुत बड़ा वाला, तो ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, सिंपल सी डेफिनेशन आपको देनी है, ठीक है। और 3 कंपनियां जो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रही है हमारी, जिसमें सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी और स्पेशल एक्ट वाली कंपनियां, ध्यान में रखना, वो पूरा लिखना है डेफिनेशन 2 नंबर की। बी पार्ट कहता है बच्चों, अगेन ऑडिटर पे बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिए, एक न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट मालिक है उसकी, ओके, तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी का जो हमारा प्रोविजन है बच्चे लोगों 60 30 60 आई थिंक यही है ना,
सीएजी करेगा, नहीं तो अगले 30 दिन के अंदर बोर्ड करेगा, नहीं तो अगले दिन में जनरल मीटिंग के अंदर मतलब शेयर होल्डर्स ईजीएम के अंदर अपॉइंट कर देंगे। ये अपना प्रोविजन इसके अंदर जाना चाहिए, 60-30-60 वाला सीधा सा प्रोविजन आप लोग लिख सकते हैं, सेक्शन 139 जा ही रहा है। सेकंड पार्ट है बच्चों, मिस्टर कमल ऑडिटर हैं गवर्नमेंट कंपनी के और उन्होंने रिजाइन कर दिया 31 दिसंबर को, तो और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो प्रोविजन बताओ क्या करना है बच्चे लोगों को। 30 दिन के अंदर सीएजी फिल करेगा और नहीं कर पाए तो अगले 30 दिन में बीओडी फिल करने वाला है। ये हमारी सीधी सी रिक्वायरमेंट है 30+30 डेज की, अगर ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। क्या आपका आंसर चेंज होता अगर ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती, अदर देन गवर्नमेंट होती? 30 दिन के अंदर बोर्ड अपॉइंट करता और उसके बाद 3 मंथ्स के अंदर ईजीएम बुला करके उसमें अपने को अप्रूवल लेना पड़ता बच्चों। 139(8) कैजुअल वैकेंसी का जो हमारा सेक्शन है वो इसके ऊपर एज इट इज लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको जरूर कर लिया होगा। चलिए इसी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों लोगों। अगेन सिंपल क्वेश्चन, एक पार्ट तो सारे आरटीपी एमटीपी सब में था, ये वाला सब में था इस तरह का क्वेश्चन। मैंने आपको बोला भी था आरटीपी ये पढ़ के जाना इस बार आप लोग, क्योंकि काफी सारा कोर्स कट हो गया तो ज्यादातर चांसेस हमारे जो तो एसडीसी के बनते हैं। तो एक प्रमोजरी नोट बनाया है और प्रमोजरी नोट में टाइम नहीं लिखा है। अब बच्चे लोगों को पेमेंट का जब टाइम नहीं लिखा जाए किसी बिल में तो वो बिल ऑन डिमांड माने जाते हैं, तो ये बिल भी ऑन डिमांड ही है। अब जिस होल्डर के पास ये बिल गया उसने ऑन डिमांड आगे लिख दिया, तो क्या ये मटेरियल ऑल्टरेशन माना जाएगा? क्या सवाल ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर टाइम नहीं लिखा होता तो भी हम उसको ऑन डिमांड ही मानते हैं। अगर टाइम नहीं है तो मतलब ऑन डिमांड है, और टाइम आपने हाथ से लिख दिया उसमें ऐड कर दिया ऑन डिमांड, तब भी उसकी नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी क्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी ऑन डिमांड ही है। इसलिए देयर इज नो मटेरियल ऑल्टरेशन। तो मटेरियल ऑल्टरेशन समझा करके आप समझा सकते हैं। सेकंड बच्चों, अंकित ने एक चेक बनाया और उसको श्रेया को एज ए गिफ्ट दे दिया है। क्या एसडीसी होगी? क्या नो, सिर्फ होल्डर होगी। एसडीसी बनने के लिए गुड फेथ होना चाहिए, चलो वो यहां हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी मैच्योरिटी से पहले होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज कंसिडरेशन के बदले में होना चाहिए। यहाँ गिफ्ट है तो होल्डर जरूर है, बैंक से पैसा भी ले आएगी इसका, लेकिन एचडीसी के राइट्स नहीं मिलेंगे, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए डी पोर्शन बच्चे लोगों, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुझे बताने का जरूरत नहीं। मिस्चीफ रूल अपना, हेडेंस रूल फेमस केस अपना इसके ऊपर बराबर, वो सब आपको ध्यान में रखना है। बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, जरूर कर लिया होगा। फोर्थ के ए का फर्स्ट पॉइंट बहुत अजीब सा क्वेश्चन बनाया बच्चे लोगों। दिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है और उसकी 2 सब्सिडरी हैं। दिया की 2 सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी हो गई, सब्सिडरी जय और विजय। ऑल 3 कंपनीज अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च को बना रही है। आपको बता रहा है जय और विजय जो है वो अपना बैलेंस शीट और पीएनएल कैसे बनाएंगे। अब बच्चों सीएफएस तो पूछे ही नहीं, अपने को इतना क्वेश्चन पढ़ के लग रहा था जरूर पूछेंगे दिया कैसे बनाएगी, तो लगता है कि सीएफएस बनेगा इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट रहेगी। कुछ नहीं पूछ लिया, सिर्फ पूछ लिया कि जय और विजय कैसे बनाएंगे बच्चों। सेक्शन नंबर 129 लगाने का कि भाई स्केड्यूल 3 के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे अपना, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, डबल अकाउंट सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए, सारी चीजें सही होनी चाहिए। वो जो पूरा प्रोविजन हमारा है वो 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं वो एज इट इज आ जाना चाहिए। ट्रू एंड फेयर और शेड्यूल 3 हमारा फॉलो होने वाला है, वो जो अपने कॉमन से पॉइंट थे, डबल अकाउंट सिस्टम फॉलो होगा, वो सब आपको लिख देना चाहिए और कुछ भी नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन 134, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट है और 6 कंटेंट्स आपको दे रखे हैं, उसमें से कोई भी 3 मैटर एक नंबर का हो जाएगा, वो आपको लिखने को बोला है, तो आराम से आप इसको कर सकते हैं, टेंशन नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ बढ़िया क्वेश्चन बचे लोगों। डिबेंचर ट्रस्टी सेक्शन नंबर 71 काम करता है। तो सबसे पहले तो कंडीशंस क्या है, 500 उससे ज्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी, नाम उसका प्रोस्पेक्टस में देना पड़ेगा, उसका कंसर्न लेना पड़ेगा, कॉमन प्रोविजन। कौन बन सकता है बच्चे लोगों, बुक का क्वेश्चन है आपकी, बस पहला वाला चेंज है, बाकी बुक में सेम क्वेश्चन दे रखा है, स्टडी गाइड में भी दे रखा है। वहां बस ये दे रखा है शेयर होल्डर हु इज नॉट बेनिफिशियल, या डायरेक्ट बोल दिया शेयर होल्डर तो नहीं बन सकता, अमाउंट कुछ भी हो। क्रेडिटर चाहे 1 रुपए का अमाउंट क्यों नहीं हो, नो। बुक में आपने सिर्फ क्रेडिटर लिखा हुआ है, स्टडी गाइड में देखोगे तो यहाँ पे 499 है, नहीं बन सकता। स्टडी गाइड में सेम क्वेश्चन है। ऐसा बंदा जिसने गारंटी दे रखी हो नहीं बन सकता भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे लोगों, बहुत इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी सीधा क्वेश्चन आगे बच्चे लोगों, जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर का हमसे डेफिनेशन पूछ लिया गया है। सेक्शन नंबर 321 काम करता है। फाइनेंशियल ईयर जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से अप्रैल से मार्च में जाएगा, और कैलेंडर ईयर से अलग कैसे है, वो जनवरी से दिसंबर होता है, ये अप्रैल से मार्च जाएगा। सिंपल डेफिनेशन है बच्चे लोगों, लिख सकते हो। चलिए डी नंबर पॉइंट सेम टू सेम आपका इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर से, हिस्टोरिकल सेटिंग
पुराना जो देखते हैं फॉरेन डिसीजन का जो यूजेस है एक्सटर्नल एड में आपको दे रखे हैं दोनों पॉइंट, डायरेक्ट समझाने के पॉइंट है, डेढ़ नंबर का एक हो जाएगा छोटा सा पोर्शन। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए। एग्जामिन द फॉलोइंग ऑफर्स एबीसी लिमिटेड आर इन कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। प्राइवेट प्लेसमेंट बताना है बच्चों या ये पब्लिक ऑफर है, ये पूछा है। तो एबीसी लिमिटेड वांट टू रेज फंड फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट, इट हैज इशूड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, बोल ही दिया 55 लोगों को अलाउड है बच्चों, 200 लोग तक अलाउड है, आप 55 को ही कर रहे हो इंडिविजुअल नेम से इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। 55 में से भी 4 आपके क्यूआईबीज है जिनको अपन वैसे भी एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो 51 जने हो गए, 100% परमिसेबल है, तो अलाउड है, ये तो प्राइवेट प्लेसमेंट है। फर्स्ट केस में, इन द केस फर्स्ट, बिफोर अलॉटमेंट अंडर दिस ऑफर लेटर, आपने ऑफर लेटर अभी इशू नहीं किया है, बिफोर अलॉटमेंट से पहले अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया है 155 लोगों का, लेकिन बच्चों इस बार डिवेंचर्स के लिए किया है। तो कई लोग को लगेगा सर अच्छा सेम क्वेश्चन किया है अपन ने भाई, अभी था हमारे एमटीपी आरटीपी के अंदर, सर 155 जने और उधर 51 जने, सर 201 हो गए, ये तो सर ये तो अलाउड ही नहीं है। बच्चे लोगों को समझिएगा बराबर, 201 नहीं भी ज्यादा हो गए, हाँ मतलब ज्यादा हो गए, 206 बराबर, सर ये तो ज्यादा हो गए, नहीं हुए बच्चे लोगों, क्योंकि वो शेयर्स थे, ध्यान रखिएगा, और ये डिबेंचर्स हैं, तो ये तो परमिसेबल है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम जरूर हो गई है, आपने पहला अलॉटमेंट कंप्लीट हुए बगैर, अब सेक्शन की जो लैंग्वेज है ना वो बहुत जबरदस्त है। सेक्शन की लैंग्वेज ये कहती है कि इस सेक्शन में कोई भी अलॉटमेंट, उसमें सेम कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं लिखा है, इस सेक्शन में फर्दर अलॉटमेंट तब तक नहीं होगा जब तक पुराना अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं करते, विड्रॉ नहीं करते, अबंडन नहीं करते, ऐसा उसके अंदर लिखा हुआ है। तो यहां अच्छा, हालांकि पब्लिक ऑफर काउंट नहीं होगा, पब्लिक ऑफर तो सिर्फ काउंट होता है जब आप 200 से बाहर निकल जाते हो, और यहां 200 से बाहर आप नहीं निकले हो क्योंकि वो इक्विटी शेयर्स का था, ये डिबेंचर्स का है, तो डिफरेंट है। हाँ लेकिन ये जरूर है, यहां पेनल्टी लग सकती है कंपनी का केस में, पहला वाला अलॉटमेंट खत्म हुए बगैर आपने दूसरा इश्यू कर दिया है। तो लैंग्वेज में ये नहीं लिखा हुआ था कि भाई इक्विटी का है तो दूसरे किसी कैटेगरी का आप पहले वाला अलॉट होने से पहले ही कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अंडर दिस सेक्शन कोई भी अलॉटमेंट अगर सेकंड टाइम हो रहा है तो फर्स्ट वाले के खत्म होने के बाद ही होगा, उसके कंटिन्यूएंस में नहीं होगा, तो वो एक प्रोविजन आप साथ में डाल सकते हैं। बाकी पब्लिक ऑफर नहीं काउंट होगा, लिमिट के अंदर ही है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ बीइंग अ पब्लिक कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज, बिल्कुल भाई सेक्शन 23 क्लियर बोलता है, कोई भी पब्लिक कंपनी भी, 42 तो है ही, लेकिन 23 में शुरू भी पढ़ लिया था, पब्लिक कंपनी जो है वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपने शेयर इशू, सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, अपने को ध्यान में रखना है। यस में आंसर जाने वाला है। चलिए खतरनाक क्वेश्चन बच्चे लोगों, हमेशा आपको मैंने बोला है, इस बार तो डिपॉजिट का इसलिए मैंने आपको कहा था पूरा पढ़ के जाने का, जबरदस्त पॉइंट है। तो सबसे पहले तो इन्होंने यही पूछ लिया कि भाई रूल 2 के हिसाब से बताओ आप तो ये क्या प्रोविजन है इनके। अब पहला वाला, भूपेंद्र जो एक डायरेक्टर है मून टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, और स्टार्टअप कंपनी रिक्वेस्टेड इस फ्रेंड, डायरेक्टर से अगर पैसा आया होता है, इसके रिलेटिव से पैसा आया होता तो हमारा अलग प्रोविजन लगता है बच्चों, ये उसके दोस्त से पैसा आया है, ठीक है, और 20 लाख रुपया उसने दिया है। ये ट्रांजेक्शन कहीं पढ़ने में आपको जाने पहचाने लगेंगे, सिंगल ट्रांजेक्शन है, कन्वर्टेबल नोट है, और 6 इयर्स के लिए है, डेट ऑफ इश्यू से, तो बताओ डिपॉजिट है कि नहीं बच्चों लोगों। वैसे तो सारी कंडीशन पूरी होती दिख रही है, आप जब ये पढ़ेंगे रूल्स के अंदर तो उसमें लिखा हुआ था कि स्टार्टअप कंपनी होनी चाहिए, बिल्कुल है, स्टार्टअप कंपनी का आजकल ये 10 इयर्स कर दिया है, 10 इयर्स तक पैसा, यहां रीपेबल जो है वो 6 साल के अंदर ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 साल तक परमिसेबल है, यहां तो 6 साल ही है, ठीक है। सिंगल ट्रांजेक्शन भी है, ये भी एक कंडीशन पूरी हो रही है, कन्वर्टेबल नोट भी पूरी हो रही है, लेकिन डिपॉजिट से अगर एग्जम्पशन चाहिए तो 25 लाख और मोर का पैसा जमा करवाना है तो आप डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे, ये कंडीशन, ये सारी प्लस साथ में 25 लाख और मोर, लेकिन ये 20 लाख की है, मतलब 25 लाख से कम है, तो ये डिपॉजिट की कैटेगरी में आएगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, आपने को ध्यान रखना है, सिंपल। सेकेंड नंबर, श्रीराम रेडीमेड गारमेंट वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, 50 लाख की डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं कोरोना, लेकिन 6 मंथ से कम के लिए, देखो 6 मंथ से कम 3 मंथ्स के लिए हो सकते हैं, परमिसिबल है, लेकिन उसके लिए आपका डिपॉजिट 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन डाली है। ओवरऑल तो अपने को पता नहीं है ना, तो बस ये कंडीशन आपको लिख देने की, हो सकता है 6 से कम 3 मंथ्स भी हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तीसरा पार्ट पूछा है बच्चे लोगों, टर्नओवर दे दिया, ओके, टर्नओवर और नेटवर्थ दे दिया, यूं ही पता लग रहा है। सेक्शन 73 में पब्लिक से ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तो परमिसिबल है कि नहीं बच्चों। एलिजिबल पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर होना चाहिए कम से कम 5 करोड़ का और नेटवर्थ होना चाहिए 100 करोड़ का,
तो 100 से भी कम है इनका तो, और 500 से भी कम है तो भाई पब्लिक से न ले पाओगे आप, एलिजिबल पब्लिक कंपनी की कैटेगरीज में आप नहीं आ रहे हो। 500 करोड़ और 100 करोड़ से कम है, तो ये अपने को आंसर में ध्यान में रखना पड़ेगा, बराबर से तो परमिसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब ये कोई नहीं करना चाहे तो, अरे अपना फेमस क्वेश्चन चंद्रा रोहे वाला ध्यान आया आप लोग को? उससे पहले अपने क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट मारा है। 16 तारीख को नोटिस भेजा है, 7 सितंबर को कंपनी का मीटिंग है बच्चों। डेट्स भी अब तो आपने को रट जाना चाहिए अभी, क्या मीटिंग वैलिडली कॉल्ड हुई है क्या नहीं हुई है। टोटल 25 दिन होने चाहिए, कैलकुलेट करके देखना, 16 और 7 को इंक्लूड करके 23 दिन ही हो रहा है, याद आया। आप इसको 21 और 19 से भी कर सकते हो। कितना दिन कम पड़ रहा है? 2 दिन कम पड़ रहा है, शॉर्टफॉल याद हो गया, आप तो रट गया होगा ये क्वेश्चन आपको। फिर ये भी, अगर लेंथ ऑफ नोटिस को क्या कर्टेल्ड कर सकते हैं क्या, मतलब ये जो लेंथ ऑफ नोटिस का जो 21 दिन का रिक्वायरमेंट वगैरह, इसको हटा सकते हैं क्या आर्टिकल्स के थ्रू? बच्चे लोगों आर्टिकल्स के थ्रू तो नहीं कर पाओगे, आर्टिकल से परमिसिबल नहीं, लेकिन शॉर्ट नोटिस हो सकता है। इसमें वो प्रोविजन लिख देना अपना, बड़ा मार्क्स है, कितने मार्क्स का है? 5 नंबर का है, तो वो लिख देना आप, इफ 95% ऑफ मेंबर्स आर एग्री, वो वाला जो अपना पॉइंट है ना, ईजीएम और अदर देन, सॉरी एजीएम और अदर देन ईजीएम के लिए, वो आप इसमें लगा सकते हो। लेकिन आर्टिकल्स में प्रोविजन परमिसिबल नहीं है, वो तो रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो आप शॉर्ट नोटिस का काम कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल में इस टाइमिंग को चेंज करने का प्रोविजन अलाउड नहीं है, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन बचे लोगों, क्योंकि डी वाला क्वेश्चन तो जनरल क्वेश्चन का डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट पूछा, रूल ओथ पर्सन डायरेक्ट दे रखा है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। Alpha Motors agreed to sell a bike to Ashok under hire purchase agreement on a guarantee of Abhishek. Okay, ये हमारे क्रेडिटर की जगह पे आ गए, अशोक ने हायर परचेज पे लिया है, डेटर हो गया, उधार पे है क्योंकि ओनरशिप पे ट्रांसफर होती नहीं अभी, और अभिषेक जो है वो हमारा गारंटर हो गया। टर्म्स हायर परचेज की प्राइस बच्चों 96,000 हमारा एचपीवी है, 24 इंस्टॉलमेंट 8,000 की है, 24 इंटू 8 तो 96 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, या तो ये इंस्टॉलमेंट 4 ही होनी चाहिए, चेक करेंगे, 4,000 की होनी चाहिए। चलो मिसप्रिंट लगता है इसमें, कुछ होगा, खैर अपने को आगे क्वेश्चन से मतलब है, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता अमाउंट का कोई चक्कर इसमें आएगा अपने को, फिर भी चेक करते हैं बच्चे लोगों। 4,000 की अगर इंस्टॉलमेंट हो तो 96 बैठता है बच्चे लोगों, इसके हिसाब से तो 1,92,000 चला जाएगा। तो या तो इंस्टॉलमेंट 12 करना, पर 12 से बैठेगा नहीं, आगे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट 24 ही रखना, ये अपना 4,000 का हो जाएगा, क्या कोई खास बात नहीं। ओनरशिप टू बी ट्रांसफर, बट ऑब्वियस है हायर परचेज, आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हो, हायर परचेज में ओनरशिप का ट्रांसफर लास्ट इंस्टॉलमेंट में होता है। अब आपसे पूछा कि भाई क्या इन केसेस में अभिषेक का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? अशोक जो अपना बंदा है 12 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद, बच्चों समझना, ये वन टाइम ट्रांजेक्शन नहीं है, कंटिन्यू गारंटी है, क्योंकि ओनरशिप का ट्रांसफर जो है वो अभी तो हो नहीं रहा है, वो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद होगा। तो श्योरिटी के पास में राइट है, कभी भी अपना गारंटी वो रिवोक कर सकता है, अगर रिवोक कर भी ले, वन ट्रांजेक्शन के लिए तो होता नहीं है, लेकिन ये एक तरह का सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है। अगर गारंटी देना बंद कर दी है तो ठीक है ना, अल्फा मोटर अपना मशीन वापस लेके आ सकती है, पावर है। तो अशोक ने 12 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं किया, अल्फा मोटर ने अभिषेक यानी श्योरिटी से बोला भी पैसा निकालो, केस कर दिया, और उसने 13 एंड 14 वाली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, और उसके बाद में उसने अल्फा मोटर को नोटिस दे दिया अपनी गारंटी रिवोक करने का। बच्चे लोगों सेक्शन उठा के देखना, 129, 130, 131, कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकती है बाय गिविंग नोटिस, और उसके बाद के लिए आप रेस्पॉन्सिबल नहीं होगे, तो बिल्कुल सही है। 13, 14 का इसने दे दिया और उसके बाद के लिए इसने गारंटी रिवोक कर लिया है, तो बिल्कुल परमिसिबल है, अलाउड है। ठीक है, अब कई लोग हो सकता है इसको कंटिन्यू गारंटी नहीं माने, सर ये तो वन टाइम गारंटी है सर, कैसे पॉसिबल होगा? देखिएगा, ओनरशिप का इसमें सामने वाले को नुकसान भी नहीं है, अगर हम नहीं गारंटी रिवोक कर ले तो अल्फा मोटर या तो दूसरी गारंटी मांगेगा या अपना बाइक वापस लेके चला जाएगा, कहानी खत्म है, नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, दूसरा बच्चों 15 महीने के बाद अगर अभिषेक की डेथ हो जाए, 2 ही तरह से कंटिन्यूइंग गारंटी आपकी खत्म होती है, नोटिस दे करके जो ऊपर वाले में आ गया, ठीक है, और डेथ से तो यहां आ गया, तो 15 महीने के बाद के लिए डेथ हो गया तो गारंटी खत्म। ऐसा नहीं कि उसके बाद भी उसकी प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल है, नहीं, गारंटी वहां रिवोक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, डिस्चार्ज हो जाएगा अभिषेक। चलिए, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे बच्चे लोगों, बहुत फटाफट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो होप सो कि सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई होंगी कि एग्जाम में क्या थी, कैसे थी, क्या कुछ करना चाहिए था, सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। चलिए, ओके, बाय, टाटा, टेक केयर, बने रहिएगा साथ में। हालांकि अभी अब आप रिलैक्स के मूड में होंगे, थोड़ा दिन रिलैक्स दो, फिर आपस में मिल करके एक बात करेंगे कि आगे और अब हम क्या करेंगे, जब तक रिजल्ट आने वाला है तब तक क्या कुछ कर सकते हैं, बात करेंगे। बाय बच्चे लोगों, गुड नाइट।